हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। आई होप कि आपका आज का दिन शानदार हो और लाइफ में आपके जो भी गोल्स और टारगेट्स हैं आप उनको सक्सेसफुली अचीव करें। इस समय की सबसे पहली अपडेट आ रही है भारत के जम्मू कश्मीर से। 3-4 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए कुछ नए रूल्स और रेगुलेशंस अनाउंस किए हैं, जिसके तहत अब जम्मू कश्मीर में जो कोई भी व्यक्ति वहां पर पत्थरबाजी करते पाया गया या फिर कोई भी व्यक्ति सेना के खिलाफ हथियार उठाकर मिलिटेंट बनेगा, उसको तो जॉब्स मिलेंगी नहीं, लेकिन उनके साथ साथ उनके परिवार के लोगों को भी सरकार की तरफ से कोई भी नौकरी नहीं मिलेगी। यानी कि ये रूल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए निकाला गया था, जम्मू कश्मीर की स्टेट गवर्नमेंट और साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के लिए। यानी अगर एक फैमिली से एक भाई पत्थरबाज या आतंकवादी बनता है तो उसके बाकी के भाई बहन को भी सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। अब जो जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स का संगठन है, जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन, उसने भारत सरकार को एक लेटर लिखा है और ये मांग की है कि सरकार अपना ये फैसला वापस ले ले, क्योंकि इससे कश्मीर की सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी, बल्कि और भी बिगड़ेगी। एक इंसान के क्राइम्स की सजा दूसरे इंसान या पूरी फैमिली को देना ये अपने आप में अनजस्टिफाइड है, इसको बिल्कुल भी ठीक नहीं ठहराया जा सकता है। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन का कहना है कि वो मानते हैं कि अनलॉफुल एक्टिविटीज में शामिल होने वाले लोगों के ऊपर तो स्ट्रिक्ट कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो दूसरे इनोसेंट निर्दोष व्यक्ति के करियर के ऊपर ब्लैंकेट बैन लगाया जा रहा है, उनके निर्दोष होने के बावजूद जो उनके पूरे करियर को एकदम खत्म किया जा रहा है, ये सही दिशा में उठाया हुआ पॉजिटिव स्टेप बिल्कुल नहीं है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने भारत सरकार को लिखे अपने लेटर में कई सारी दलीलें दी हैं, लेकिन इस पूरे मुद्दे में मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ। क्या ये जो भारत सरकार ने पत्थरबाजों और मिलिटेंट्स की फैमिली को सरकारी नौकरी ना देने का जो ये नया रूल आया है, क्या आप इसके समर्थन में हैं, हाँ या फिर ना? अपनी राय और अपनी राय के पीछे का कारण भी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आज की जो सेकंड न्यूज आ रही है वो डिफेंस सेक्टर से है। ये बात तो हम सबको पता है कि भारत में फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स को डेवलप और मैन्युफैक्चर करने का काम करती है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जो साल 2023 से 24 की Q4 अर्निंग रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक कंपनी ने 6000 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं 2 नए तरह के हेलीकॉप्टर्स की डेवलपमेंट के लिए। इन हेलीकॉप्टर्स की बात तो खैर पिछले कई सालों से हो रही है, लेकिन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ये पहली बार इनके लिए फंड एलोकेट किया है। सबसे पहला है इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर प्रोग्राम। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स का यूज अलग अलग तरह के टास्क के लिए किया जा सकता है। सेना के ट्रूप्स को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन के ऊपर ट्रांसपोर्ट करने के लिए, कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू, रिकनेसेंस मिशंस, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई को ट्रांसपोर्ट करना, स्पेशल कॉवर्ट ऑपरेशंस, डिजास्टर रिलीफ एंड ह्यूमैनिटेरियन एड और कई तरह के टास्क होते हैं जो ये मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स करने में पूरी तरह से सक्षम होते हैं। भारत के पास इस समय 250 की संख्या में Mi-17 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स हैं, जो कि हमने रशिया से परचेज किए थे। इनमें से कुछ नए हैं और कुछ पुराने, यानी कि ये सारे भारत ने रशिया से एक साथ परचेज नहीं किए हैं, बल्कि कुछ सालों के डिफरेंस के बाद ये 250 हेलीकॉप्टर्स रशिया से परचेज किए गए थे। इनमें जो पुराने वाले हैं उनको साल 2028 से सेना से फेस आउट किया जाना है, यानी केवल 4 साल का समय बचा है। अब 4 साल के बाद भारत को फिर से ये नए मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स किसी दूसरे देश से ना परचेज करने पड़े, इसलिए भारत सरकार ने मेड इन इंडिया मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स को डेवलप करने का टास्क दिया था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। अब जो ये मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स का प्रोजेक्ट है, इसके लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 4000 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं। इस हेलीकॉप्टर के इंजन के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड फ्रांस की कंपनी से मदद ले रहा है, जिसका नाम है साफरान इंजन लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और साफरान ने पिछले साल सफल हेलीकॉप्टर्स इंजन प्राइवेट लिमिटेड नाम का एक जॉइंट वेंचर शुरू किया था, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नए मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स के इंजन को डिजाइन, डेवलप, सर्टिफाई, प्रोड्यूस, सेल और मेंटेनेंस का काम करेगी। अब ये तो हम बात कर रहे थे इंडिया के मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स की। इनके साथ साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हेलीकॉप्टर्स के एक और प्लेटफॉर्म के ऊपर काम स्टार्ट किया है और उसके लिए भी फंड एलोकेट कर दिया है, जो कि है डेक बेस्ड मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, यानी कि मरीन यूटिलिटी हेलीकॉप्टर। इसका इस्तेमाल इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड करेगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इस हेलीकॉप्टर को डेवलप करने के लिए 2000 करोड़ रुपीज अलॉट किए हैं। ये हेलीकॉप्टर्स इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के वॉरशिप्स के ऊपर डिप्लॉय होंगे। उसके साथ ही जो इंडियन ओशियन में जो भी मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन होते हैं, उनमें भी इन्हीं हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जाएगा और हो सकता है कि इनके अंदर एंटी सबमरीन इक्विपमेंट भी इंस्टॉल किया जाए। इस हेलीकॉप्टर के लिए भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और साफरान का जो जॉइंट वेंचर है सफल हेलीकॉप्टर इंजन प्राइवेट लिमिटेड, वही इंजन प्रोवाइड करेगा। फिलहाल गुड न्यूज ये कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने दोनों प्लेटफॉर्म्स के लिए टोटल 6000 करोड़ रुपए अलॉट कर दिए हैं और फ्रेंच कंपनी साफरान का सपोर्ट भी है। ऐसे में इंजन डेवलप करने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी और वही सबसे मेन पार्ट होता है। अब मैं ये चीज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो भारत की सेना के पास ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, रुद्र अटैक हेलीकॉप्टर, प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स हैं, इन सब में शक्ति इंजन लगा हुआ है, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और फ्रांस की इसी साफरान कंपनी ने मिलकर साथ में डेवलप किया है।
इंजन के मामले में भारत को अभी तक कोई भी बड़ी सफलता नहीं मिली है, इसलिए हमें दूसरे देशों से मदद लेनी पड़ रही है। आई होप कि ये दोनों हेलीकॉप्टर्स टाइम के ऊपर मी-17 को फेस आउट करने से पहले ही डेवलप हो जाएं। इंजन के मामले में भारत को सफलता ना मिलने का एक कारण ये भी माना जाता है कि भारत के जो भी ब्रिलियंट साइंस स्टूडेंट्स होते हैं वो IIT और NIT के बाद सीधा अमेरिका या यूरोप भाग जाते हैं, वहाँ पर किसी वेस्टर्न देश में जाकर जॉब कर लेते हैं। ये जो भारत का ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ये भी भारत के फेलियर का एक बहुत ही बड़ा कारण है और ये चीज भारत सरकार को भी सोचनी चाहिए कि किस तरह से IITs, NITs के ग्रेजुएट्स को देश के बाहर जाने से रोका जाए। कोई ना कोई तरीका तो निकालना ही पड़ेगा। आज की नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत की कंपनीज की मार्केट कैपिटलाइजेशन को लेकर। आज इस वीडियो में एक छोटी सी करेक्शन भी है, क्योंकि कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि आदित्य बिरला ग्रुप ने $100 बिलियन की मार्केट कैप को टच कर लिया है। वो न्यूज तो खैर एकदम करेक्ट थी, लेकिन साथ में हमने आपको बताया था कि आदित्य बिरला ग्रुप को इंक्लूड करके भारत की टोटल 4 ही कंपनीज हैं जिनकी मार्केट कैप $100 बिलियन है। अब उस न्यूज का जो हमारा सोर्स था वहाँ भी अब करेक्शन हो गई है। ऐसे में मैंने सोचा कि ये करेक्शन मैं आपके साथ भी शेयर कर दूं कि $100 बिलियन की मार्केट कैप वाली भारत में टोटल 4 नहीं बल्कि 8 कंपनीज है। एंड इस वीडियो में मैं वो आपको सारी कंपनीज बताने वाला हूँ और उनकी टोटल मार्केट कैप भी बताने वाला हूँ। वैसे आपकी जानकारी के लिए ये बता देता हूँ कि मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि करंट स्टॉक प्राइसेस के बेसिस के ऊपर कंपनी की मार्केट वैल्यू कितनी है, एंड इसका यूज किया जाता है किसी भी कंपनी का साइज डिटरमाइन करने के लिए कि कंपनी कितनी बड़ी है या फिर कितनी छोटी है। इससे पता चलता है कि कंपनी स्मॉल कैप की है, मिड कैप है या फिर लार्ज कैप है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर बिजनेस स्टैंडर्ड का एक आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। 29 मई 2024 की डेट के ऊपर भारत में सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है टाटा, और टाटा की टोटल मार्केट कैप है $366 बिलियन। सेकंड नंबर के ऊपर है रिलायंस, और रिलायंस की मार्केट कैप है $267 बिलियन। यानी रिलायंस और टाटा के बीच तकरीबन $99 बिलियन का फर्क है और टाटा रिलायंस से बड़ी है। थर्ड के ऊपर है अडानी, और अडानी की मार्केट कैप है $205 बिलियन। फोर्थ नंबर के ऊपर है HDFC, और HDFC की मार्केट कैप है $162 बिलियन। फिफ्थ के ऊपर $125 बिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ है बजाज। सिक्स्थ के ऊपर $120 बिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ है एयरटेल कंपनी। सेवेंथ के ऊपर ICICI बैंक है जिसकी मार्केट कैप है $114 बिलियन। और उसके बाद 8 नंबर के ऊपर आदित्य बिरला ग्रुप है जिसकी मार्केट कैप रिसेंटली $100 बिलियन को क्रॉस हो गई थी और आज की डेट में $101 बिलियन है। अब जो ये भारत की 8 कंपनीज है, पिछले एक साल में HDFC को छोड़कर इन सब की मार्केट कैप बढ़ी है, जबकि HDFC की मार्केट कैप आज से एक साल पहले $188 बिलियन थी, जो कि कम होकर $162 बिलियन हो गई है। वैसे कल यानी कि 1 जून को देश की 57 लोकसभा सीट के ऊपर लास्ट फेज की वोटिंग होनी है, और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी इन दोनों ने फिर से एक कैंपेन वीडियो रिलीज की है जो कि काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। 1 बाय 1 आप दोनों को देखिए और बताएं कि आपको इनमें से किसकी वीडियो ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। नरेंद्र मोदी के नुस्खे। आरक्षण कैसे खत्म करें? नंबर 1, PSUs गरीबों, दलितों, आदिवासियों और गरीब जनरल कास्ट के लोगों के लिए एक रास्ता है, उसे बेच दो। नंबर 2, रेलवे कई लोगों के लिए रोजगार की एक उम्मीद है, उसे प्राइवेट हाथों में सौंप दो। नंबर 3, सरकारी भर्तियों से पिछड़ों, गरीबों, दलितों, आदिवासियों को अवसर मिलता है, पेपर लीक कर भर्ती रद्द कर दो। नंबर 4, कॉन्ट्रैक्ट भर्ती में आरक्षण लागू नहीं होता, लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पर जॉब करने को मजबूर करो जिससे कभी भी निकाला जा सके। नंबर 5, गिनती होने पर लोग अपना हक मांगेंगे, जातिगत जनगणना ही नहीं कराओ और पहले के आंकड़ों को छुपा दो। ये इम्पोर्टेंट है ना? ये देखा, दूसरों पर संविधान बदलने का आरोप लगाकर झूठ फैलाने वाले आज खुद ही बाबा साहेब के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और देखा, कर्नाटक में पिछड़ों का हक हड़प कर मुसलमानों को दे दिया। भाई मतलब कांग्रेस इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने सरकारी फंडिंग से चलने वाली जामिया और AMU जैसी यूनिवर्सिटी में SC ST के आरक्षण को खत्म करने का काम किया। याद है ना, 2004 में आंध्र प्रदेश में 5 बार SC ST का आरक्षण मुसलमानों को देने की कोशिश की थी और 5 बार कोर्ट ने उस पर रोक लगाई थी। 2009 में तो इनके मैनिफेस्टो तक में ये बात लिखी थी कि माइनॉरिटीज का रिजर्वेशन बढ़ाएंगे। भैया मैं नहीं दूंगा इनको अपना आरक्षण छीनने का अधिकार, और ना ही दूंगा इनको वोट। आपका संवैधानिक हक छीनने वालों से खबरदार। देश हित में जारी।